जय हिंद साथियों। आज है पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज़ का 28th डे और आज भी हम देखने वाले हैं पॉलिटी के 10 एमसीक्यू को, ठीक है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इससे पहले की सीरीज़ को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज़ को देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पे हम केवल एमसीक्यू सीरीज़ को नहीं देखते हैं बल्कि उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझते हैं, ठीक है। तो हर एक एमसीक्यू के ऊपर हम कई कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलो देखते हैं हम आज क्या समझेंगे। जैसे देख सकते हैं कि आज हम कई प्रकार के केस को देखने वाले हैं, ठीक है। कई सारे केस जो है इम्पोर्टेंट केस, उसके बारे में हम समझेंगे। फिर फंडामेंटल राइट्स के बारे में समझेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में समझने वाले हैं। स्पीकर के बारे में बहुत अच्छे से, मतलब स्पीकर के बारे में पूर्ण तरीके से समझने वाले हैं। प्रोसेस, उसका रिमूवल, कौन से आर्टिकल के बारे में बताया गया है, उसके लिए इफेक्टिव मेजॉरिटी, उसको रिमूवल करने के लिए कितना मेंबर्स की ज़रूरत पड़ता है, उसके लिए 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ता है उसको रिमूवल करने के लिए, ठीक है। स्पीकर के लोअर लेवल के जो ऑफिसर होते हैं उसको हम पैनल चेयरपर्सन कहते हैं, उसमें 10 मेंबर एक्स्ट्रा होते हैं। तो हम इसके बारे में भी और अच्छे से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो तक के अंत तक बने रहिएगा, हम इसके बारे में और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है कि विच केस इस्टेब्लिश दैट द प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। यानी किस केस में जो है बताया गया था कि प्रीएम्बल जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है। तो कौन सा केस में बताया गया था कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का पार्ट है। तो इसके बारे में कौन सा केस में बताया गया था? बेरुबारी यूनियन केस, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो कौन सा केस में बताया गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में बताया गया था कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशंस का हिस्सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम इसके बारे में और अच्छे से समझते हैं आगे, ठीक है। तो चलो देखो, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बेरुबारी यूनियन केस में क्या बताया गया था? तो बेरुबारी यूनियन केस जो है 1960 में, ये भी जो है वो प्रीएम्बल से रिलेटेड है, ठीक है। अगर प्रीएम्बल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछता है, अगर आंसर राइटिंग करना हो तो इन केस को अगर हम डाल देते हैं तो मार्क्स जो है ना वो इंक्रीज करने का संभावना जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो देखो, बेरुबारी यूनियन केस में क्या कहा गया था? उसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो ये बेरुबारी यूनियन केस में बताया गया था। ये केस जो है वो फर्स्ट ओपिनियन दिया था रिगार्डिंग टू प्रीएम्बल, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, केशवानंद भारती केस में क्या बताया गया था? तो केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो है वो 1923 में आया था, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले का डिसीजंस था, जो डिसीजंस लिया था बेरुबारी यूनियन केस में कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ को जो है वो चेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और उसने केशवानंद भारती केस के बाद कहा कि प्रीएम्बल जो है वो हमारे संविधान का जो है, यानी हमारा संविधान का हिस्सा है प्रीएम्बल, ठीक है। और इसी केस में जो है ना वो एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1923 में। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? तो हम इसके बारे में डिटेल से चर्चा किए हैं इसके पहले के वीडियो में, ठीक है। पहले के वीडियो में जाके देखो, उसमें अच्छे से बताया। बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि पार्लियामेंट के पास एक संशोधन करने का, अमेंडमेंट करने का, किसी भी बिल संविधान में संशोधन करने का पावर होता है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर होता है ना संविधान में संशोधन करने का, किस आर्टिकल के तहत सो बताओ, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास जब संशोधन करने का पावर होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट सब चीज़ चेंज कर सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकता है। तो वही बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया कब? तो केशवानंद भारती केस के बाद, ठीक है। अब हम देखते हैं एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस, ठीक है। तो इसमें देखो क्या कहा गया था? तो इसमें बताया गया था कि सेक्युलरिज्म जो है ना वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशंस का। सेक्युलरिज्म अर्थात धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। द स्टेट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। स्टेट को ये ज़रूरी है कि सभी रिलीजन्स को जो है वो इक्वली ट्रीट करे। और गवर्नमेंट्स कैन नॉट प्रमोट एनी पार्टिकुलर रिलीजन्स। तो इसके बारे में बताया गया था कहाँ?
तो एसआर बोमे केस में बताया गया था, ठीक है, कि किसी भी रिलीजन्स को जो है वो ज़्यादा प्रमोट ना करने के लिए, सबको इक्वली ट्रीट करने के लिए बताया गया था, ठीक है, एसआर बोमे केस में। इफ़ ए स्टेट गवर्नमेंट्स एक्ट्स अगेंस्ट सेकुलर प्रिंसिपल्स, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स किसी भी रिलीजन्स को ना ज़्यादा वैल्यू देता है, तब वहाँ पे क्या हो सकता है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। तो ऐसा बताया गया था इस केस में, ठीक है, एसआर बोमे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। अब हम देखते हैं आज का सेकेंड क्वेश्चन को। तो आज का सेकेंड क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमारे संविधान में कहाँ दिया गया, बताओ। संविधान में, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहाँ दिया गया, पार्ट 2 में क्या दिया गया, तो सिटीजनशिप्स के बारे में, पार्ट 3 में, पार्ट 4, पार्ट 5 में, बताओ, ठीक है। तो पार्ट 3 में जो है वो दिया गया है किसके बारे में, तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया। पार्ट 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पार्ट 4 में क्या दिया गया, बताओ। पार्ट 4 में दिया गया है डीपीएसपी के बारे में, और पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट्स के बारे में दिया गया। हम इसके बारे में और से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ देख लो कि पार्ट 3 में जो है जिसको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, तो देख लो, इसको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो हमें आज़ादी के बाद जो है ना बराबरी और सम्मान से जीने के लिए दिए गए हैं। यानी वैसा अधिकार जो हमें सम्मान से जीने के लिए जो अधिकार दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यानी वैसा राइट्स जो हमें फ्रीडम, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट दे, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये संविधान, ये अधिकार जो है हमारा संविधान देता है, ठीक है। सरकार इन्हें बिना कारण से जो है वो नहीं छीन सकती है। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है। आप देख सकते हो कि पार्ट 3 में जो है, पार्ट 3 में क्या दिया गया, तो पार्ट 3 जो है वो हमारे संविधान में किस से किस आर्टिकल तक आता है, तो पार्ट 3 जो है वो आर्टिकल 12 से 35 में आता है, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है। उसमें हमारे पास कितना फंडामेंटल राइट्स है, तो कितना प्रकार का है, तो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे संविधान में दिया गया है। उसमें से देख सकते हो कि कौन कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट 2, ये ऑप्शंस में था तो हम इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तो देख लो कि पार्ट 3 में सिटीजनशिप्स के बारे में बताया गया है, जिसमें देख सकते हो कि आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक दिया गया है, ठीक है। ये पार्ट जो है वो हमें सिटीजनशिप्स प्राप्त करने के लिए, सिटीजनशिप कैसे प्राप्त किया जा सकता है या सिटीजनशिप से कैसे किसी को मतलब हटाया जा सकता है, तो इसके बारे में जो है बताता है, ठीक है। तो ये हमारे पार्ट 2 में दिया गया है। अब पार्ट 4 में देख सकते हो कि पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में बताया गया, जिसको कहते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, डीपीएसपी जो है वो किस कंट्री से लिया गया था, पता है? डीपीएसपी जो है वो आयरलैंड से लिया गया था, ठीक है। तो ये हमारे संविधान के कहाँ दिया गया, तो पार्ट 4 में दिया गया है, आर्टिकल 36 से 51 तक, ठीक है। अब ये क्या बताता है, सो देखो, दिस पार्ट गिव्स गाइडलाइंस टू द गवर्नमेंट्स टू मेक गुड लॉज एंड पॉलिसीज। ये पार्ट क्या बताता है, तो गवर्नमेंट को जो है ना वो अच्छा कानून और अच्छी पॉलिसीज़ को लाए, तो इसके बारे में जो है बताता है। जैसे देख सकते हो कि प्रोवाइड इक्वल पे, सबको समान वेतन प्रदान करे, ठीक है। तो ये बताया गया है प्रोवाइड इक्वल पे, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस तरह के गाइडलाइन जो है वो बताए गए हैं, ठीक है। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, ये कहाँ पे आता है, तो डीपीएसपी में। प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 में जो है बताया गया है यूनियन गवर्नमेंट्स के बारे में, जो कि आर्टिकल नंबर 52 से 151 तक बताया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड सारा चीज़ प्रेसिडेंट से रिलेटेड बताया गया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, कैग से रिलेटेड, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड। तो ये सब पार्ट जो इसको कहाँ पे रखा गया है, तो पार्ट 5 में रखा गया है, आर्टिकल 52 से 151 तक बताया गया है द यूनियन गवर्नमेंट्स के बारे में, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस।
फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से, तो बी आर अम्बेडकर को जो है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और हम देखते हैं इसके बारे में और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। ये क्या थे, तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी किसको कहते हैं हम इसको ये भी बता चुके हैं उसको अच्छे तरीके से, ठीक है। जाके देख सकते हैं पीछे के लेक्चर्स में। ही प्ले की रोल इन ड्राफ्टिंग एंड शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था कॉन्स्टिट्यूशंस को ड्राफ्ट करने में और उसको शेप करने में, ठीक है। अब देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर और जो है वो गलत क्यों है, तो देख सकते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स थे, ठीक है। और सी राजेंद्र प्रसाद जो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडिया के, और प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या थे, तो प्रेसिडेंट थे। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो इसको हम जाना जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से, जो कि इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज का फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हो। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था, कब किया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा संविधान जो है वो कब लागू हुआ था। हमारा संविधान जब लागू हुआ था तभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया था 2 दिन बाद, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारा संविधान कब लागू किया गया था, 1950 में। तो उसी समय जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी इस्टेब्लिश किया गया था। जैसे देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन 28 जनवरी 1950। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था, बताओ। इट रिप्लेस द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। तो पहले जो था ना वो भारत में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया चलता था, ठीक है, 1937 से, ठीक है। तो उसको रिप्लेस करके क्या बनाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इट स्टार्टेड फंक्शनिंग 2 डेज आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। जब संविधान लागू हुआ उसके 2 दिन बाद जो है वो कब क्या हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। इट इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी। ये क्या है, हमारे देश का हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है, ठीक है। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ना हमारे संविधान में किस अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ऐड किया गया था किस संविधान संशोधन के तहत, बताओ क्या हो जाएगा, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है। कौन सा संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस भी कहा जाता है, बताओ। उसी में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी ऐड किया गया था। अब इतना नहीं पता होगा तो फिर बेकार ही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जो है वो ऐड किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वेयर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1926। याद रखना 1926 जो है इसमें बहुत सारा चीज़ चेंज किया गया था हमारे संविधान में, ठीक है। इट इंसर्टेड कहाँ पे, तो इसको रखा गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, तो पार्ट 4A में रखा गया था। पार्ट 4A में आर्टिकल 51A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया था, ठीक है। अब देख सकते हो कि जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था उस समय जो है ना वो केवल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, ठीक है। लेकिन बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है ना वो 11th ड्यूटी को ऐड किया गया हमारे संविधान में जो है, ठीक है। ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रेंस को जो है वो ऐड किया गया 11th ड्यूटी के रूप में, ठीक है। तो अभी हमारे संविधान में जो है वो कितना फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, तो 11 ड्यूटी। तो अब 6th क्वेश्चन को देखते हैं। आज का 6th क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा रिजाइन्स बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशंस टू। यानी लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं ना वो रेजिग्नेशन जो है वो किसको देते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर जो है वो रेजिग्नेशन किसको देते हैं, अपना क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रेसिडेंट
प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो किसको देते हैं? डिप्टी स्पीकर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर। चलो देखते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा सबमिट्स हिज हर रेजिग्नेशंस टू द डिप्टी स्पीकर। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशंस देते हैं। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 94। तो ये अंडर आर्टिकल 94 के तहत जो है वो स्पीकर अपना रेजिग्नेशन जो है वो डिप्टी स्पीकर को देते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से जो है ना वो डिप्टी स्पीकर जो है ना वो अपना रेजिग्नेशन जो है वो किसको देते हैं? तो स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। ठीक है, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन जो है वो स्पीकर को देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय। स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं कि तो किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंबर्स ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के स्पीकर होते हैं तो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है? तो मेंबर्स ऑफ लोकसभा के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम एमंग देमसेल्व्स, यानी लोकसभा के मेंबर के द्वारा जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं। कौन? तो स्पीकर। दिस इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 93। ये हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 93 में दिया गया है। द स्पीकर इज यूजुअली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और कोलिजन गवर्नमेंट्स। तो स्पीकर जो है वो या तो रूलिंग पार्टी का होता है या फिर कोलिजन गवर्नमेंट्स अगर होता होगा तो कोलिजन गवर्नमेंट्स के जरिए जो है वो इलेक्ट किया जाता है स्पीकर का। ठीक है, जैसे देख सकते हो इसका प्रोसेस जो है वो देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या हो सकता है। तो लोकसभा स्पीकर का निर्माण करने के लिए जो है वो इसका स्टेप देखो। आफ्टर जनरल इलेक्शन से लोकसभा इज कॉन्स्टिट्यूटेड यानी इलेक्शंस के बाद जो है वो क्या होता है? तो एक नया लोकसभा जो है, नया लोकसभा के मेंबर जो है वो आते हैं। ठीक है, इलेक्शंस के बाद। उसके बाद देखो प्रोटेम स्पीकर, तब तक जो है वो कोई स्पीकर जो है ना, जब लोकसभा में न्यू मेंबर लोग आते हैं तब वहाँ पे कोई स्पीकर नहीं होता, लेकिन उस समय जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो किसको अपॉइंट किया जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को जो है उस समय अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, जो कि यूजुअली सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं। ही सी कंडक्ट्स द स्पीकर इलेक्शंस, वो जो कि वो यानी इलेक्शंस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं स्पीकर के। नोटिस ऑफ मोशंस, तो मेंबर्स गिव नोटिस प्रपोजिंग द नेम ऑफ ए कैंडिडेट फॉर ए स्पीकर। और वहाँ के जो लोकसभा के मेंबर्स जो है वो स्पीकर जो मेंबर होते हैं उनमें से ही मेंबर को चूज करके स्पीकर के रूप में जो है वो क्या करते हैं? तो कैंडिडेट के रूप में जो है उसे खड़ा करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वोटिंग होता है। ठीक है, तो वोटिंग के जरिए देख सकते हो कि इफ़ ओनली वन कैंडिडेट, अगर एक कैंडिडेट खड़ा होगा ना तो उसको क्या किया जाता है? तो उसको इलेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर मोर कैंडिडेट्स होता है तो उनमें से फिर वोटिंग होता है। ठीक है, देख सकते हो कि उसके जरिए जो है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वोटिंग फिर ज़रूरत पड़ जाता है। द कैंडिडेट्स हु गेट्स मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग बिकम्स द स्पीकर। और फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स के साथ जो है सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है वो स्पीकर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 8th क्वेश्चन, द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय। तो स्पीकर जो है वो रिमूव किया जाता है। तो किसके द्वारा रिमूव किया जाता है? तो प्रेसिडेंट ऑर्डर्स के जरिए, इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ द लोकसभा, स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। किसके द्वारा? तो इफेक्टिव मेजोरिटी ऑफ लोकसभा के द्वारा जो है वो स्पीकर को रिमूव किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड अंडर आर्टिकल 94 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस।
स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है वो रिमूव किया जाता है अंडर आर्टिकल 94 के द्वारा हमारे संविधान में, ठीक है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव बाय द रिजोल्यूशंस पास्ड इन लोकसभा। तो स्पीकर को रिमूव करने के लिए जो है ना वो रिजोल्यूशंस पास करना पड़ता है। कहाँ पे? तो लोकसभा में रिजोल्यूशंस पास करना पड़ता है। जैसे कि अभी पास किया गया है किसके लिए? तो ओम बिरला जो है वो अभी यहाँ हमारे लोकसभा के जो है वो स्पीकर है ना, अब ओम बिरला स्पीकर है और अपोजिशंस के द्वारा जो है वो रिजोल्यूशंस पास किया गया है, ठीक है, ओम बिरला को स्पीकर के पद से हटाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए जो देखो प्रायर जो है वो नोटिस देना पड़ता है, 14 दिन पहले जो है ना स्पीकर को हटाने के लिए नोटिस देना पड़ता है। तो उसी प्रकार से अभी अपोजिशंस पार्टी के द्वारा जो है ना ओम बिरला को हटाने के लिए 14 दिन पहले जो है वो नोटिस दिया गया है, ठीक है। अब अभी जाके करंट स्टेटस चेक कर सकते हो स्पीकर का, ठीक है। इट रिक्वायर्स मेजोरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स इफेक्टिव मेजोरिटी, और उसे हटाने के लिए जो है ना वो इफेक्टिव मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी क्या होता है तो हम इसके बारे में आगे समझेंगे। द स्पीकर डज नॉट प्रिसाइड ड्यूरिंग रिमूवल डिस्कशन। यहाँ पे ध्यान रखो कि जब तक अगर उसे हटाने के लिए रेजोल्यूशन पास हो गया होगा ना तो 14 दिन तक जो है ना वो स्पीकर जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं हाउस को, ठीक है। यानी लोकसभा को जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो उसके जगह पे जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो प्रिसाइड करेंगे, ठीक है। अब देख सकते हो कि इफेक्टिव मेजोरिटी जो है वो उसका मतलब क्या होता है। तो इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है जैसे सपोज दैट मान लो कि टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का 545 मेंबर्स का, ठीक है। उसमें से 5 सीट जो है वो खाली है। अगर 5 सीट खाली है तो कितना बचा? तो 540 सीट जो है बचा ना। तो हमें अगर स्पीकर को हटाना हो, ठीक है, तो उसके लिए रेजोल्यूशंस पास करना पड़ता है जिसमें से नीड मोर देन 50%, यानी 540 का 50% से ज़्यादा जो है ना वो वोट्स आएगा, यानी 271 मेंबर जो है ना अगर उसके पक्ष में वोट करेंगे ना तब जाकर के क्या होगा तो स्पीकर जो है वो हटा पाएंगे, ठीक है। इसी को हम कहते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी, ठीक है। ध्यान रखना, इफ़ ओनली 400 मेंबर्स आर प्रेजेंट दैट डे, अगर 400 मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट होंगे तो 271 वोट जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा स्पीकर को हटाने के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज का 9th क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड्स ओवर लोकसभा इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। तो कौन जो है ना वो प्रिसाइड्स करता है, कौन प्रिसाइड्स करता है ओवर लोकसभा को इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। अगर लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ना हो तो प्रिसाइड कौन करता है, यानी सदन को जो है वो कौन चलाने का काम करता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है ना उसको प्रिसाइड करने का काम करते हैं, ठीक है, सदन को। देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन द लोकसभा इफ बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर एब्सेंट, अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर जो है दोनों एब्सेंट हो, द हाउस इज प्रिसाइडेड ओवर ए मेंबर फ्रॉम पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स। तो हाउस को जो प्रिसाइड किया जाता है तो किसके द्वारा? तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स के द्वारा, ठीक है। अब ये पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स कौन होते हैं? तो देखो, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है ना उसको नॉमिनेट करता है कौन? तो स्पीकर जो है, सदन का स्पीकर जो है ना वो नॉमिनेट करता है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स को, ठीक है। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन जो है वो कितने होते हैं? तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स 10 मेंबर्स होते हैं, 10 मेंबर जो है पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होते हैं। जबकि जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ना हो सदन में तब ये सब क्या करते हैं? तो सदन को प्रिसाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। दे प्रिसाइड टेम्प्रोरी व्हेन रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड हो तब ये क्या करते हैं? तो सदन को प्रिसाइड करने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ये मनी बिल कैन बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मैक्सिमम पीरियड तक, यानी राज्यसभा जो है ना मनी बिल को कितने दिनों तक रोक सकता है? बताओ कितने दिनों तक रोकने का पावर है मनी बिल को राज्यसभा के द्वारा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, बी, ठीक है। 14 दिन तक जो है ना वो रोक सकता है मनी बिल को राज्यसभा, ठीक है। देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मनी बिल इज ए स्पेशल टाइप ऑफ बिल, मनी जो है बिल जो है वो क्या होता है? तो स्पेशल टाइप ऑफ बिल होता है अंडर आर्टिकल
110 किस आर्टिकल के तहत? तो 110 आर्टिकल के तहत हमारे संविधान में, ठीक है। तो मनी बिल के बारे में जो हमारे संविधान में कहाँ दिए गए? तो 110 आर्टिकल में जो है मनी बिल के बारे में दिए गए। ए मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, और मनी बिल को जो है ना वो केवल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कहाँ पे? तो लोकसभा में। ध्यान रखना, मनी बिल को केवल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो लोकसभा में ही। आफ्टर पासिंग द लोकसभा इट गोज टू राज्यसभा, लोकसभा के पास होने के बाद जो है उसे भेजा जाता है कहाँ? तो राज्यसभा में। राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड इट, इट कैन ओनली रिकमांड चेंजेज, यानी राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होता है कि मनी बिल को जो है वो रिजेक्ट कर दे, या फिर उसके पास अमेंड करने का कोई पावर नहीं होता है। उसे केवल रिकमांड कर सकता है, चेंजेस के बारे में जो है ना वो बता सकता है, बाकी उसके पास कोई पावर नहीं हो सकता है, ठीक है। बता सकता है, अगर लोकसभा को अच्छा लगेगा तो करेगा और नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। मैक्सिमम टाइम जो है वो राज्यसभा जो है वो रोकने का पावर जो है उसको 14 दिन तक है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो मान लिया जाता है कि दोनों हाउस से जो है वो मनी बिल को पास हो गया, चाहे वो माने या ना माने, पर उसे मान लिया जाता है कि वो पास हो गया, ठीक है। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।